India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएपीए मामलों में भी जमानत नियम जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद फैसले पर संदेह जताया। कहा यूएपीए मामलों में कम सजा दर, 98% ट्रायल बरी होकर खत्म। दिल्ली बार काउंसिल चुनाव में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पर रोक लगाई। न्यायाधिकरण गठित, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली बने न्यायाधिकरण सदस्य। टीसीएस नासिक बीपीओ यौन उत्पीड़न केस में 5 आरोपियों को जमानत नहीं। 5 आरोपियों के प्रभावशाली होने से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत दी। जमानत पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली बेल। जमानत अवधि में सादे कपड़ों में पुलिस साथ रहेगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंड अप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि यूएपीए मामलों में भी जमानत नियम होना चाहिए और जेल अपवाद और दिल्ली दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले एक अन्य बेंच के अपने ही पहले के फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने यह टिप्पणी एक कुपवाड़ा निवासी को जमानत देते हुए की, जो जून 2020 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक नार्को टेररिज्म मामले में ट्रायल का इंतजार करते हुए जेल में बंद है। गौरतलब है कि कोर्ट ने गल्फिशा फातिमा बनाम राजू के फैसले पर आपत्ति जताई। यह फैसला दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत से जुड़ा था। इसमें कई आरोपियों को जमानत दी गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। गालिफा फातिमा के फैसले पर हमें गंभीर आपत्ति है। गल्फिशा फातिमा का फैसला हमें यह मानने पर मजबूर करेगा कि धारा 43D5 से केवल एक संकीर्ण और असाधारण छूट है, जो चरम तथ्यात्मक स्थितियों में सही है। हमें नजीब में ही की गई टिप्पणियों के महत्व को कम करने को लेकर चिंता है। नजीब की व्यापक व्याख्या से पता चलता है कि केवल समय बीत जाने से यदि वह सभी परिस्थितियों से पैदा होता है तो आरोपी यांत्रिक रूप से रिहाई का हकदार हो जाता है। कोर्ट ने आज कहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया। सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यूएपीए के तहत 94 से 98% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया की बेंच ने नार्को टेरर मामले में 2020 से जेल में बंद आरोपी को जमानत दी। कोर्ट ने एनसीआरबी के आंकड़े बताए। 2019 से 2023 में यूएपीए में पूरे देश में दोष सिद्धि पर सिर्फ 2 से 6% रही। जम्मू कश्मीर में यह 1% से भी कम रही, यानी 99% मामलों में बरी होने की संभावना है। बेंच ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न देने वाले फैसले पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि नजीब केस में 3 जजों की बेंच ने माना था कि यूएपीए में भी तेज सुनवाई का अधिकार है। डिवीजन बेंच उस फैसले को कमजोर नहीं कर सकती। यूएपीए में भी जमानत नियम है। जेल अपवाद मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर सृष्टि सिंह। सृष्टि, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की, सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू। क्या यूएपीए जैसे स्ट्रिक्ट लॉ के अंडर भी बेल इज द रूल अप्लाई होता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया। अंद्राबी पिछले 6 साल से जेल में था और उनका ट्रायल अभी भी प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं हुआ था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन पर टेरर फंडिंग और नारकोटिक सप्लाई के सीरियस एलिगेशन लगाए थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सीरियस एलिगेशन होने से किसी को अनंत समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस उज्जवल भोयन और जस्टिस पीवी नागरत्न के बेंच ने क्लियर किया कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी और स्पीडी ट्रायल हर एक्यूज्ड को मिलता है, चाहे केस यूएपीए का ही क्यों ना हो। कोर्ट ने अपने कुछ रीसेंट जजमेंट इंक्लूडिंग गुलफिशा फातिमा और गुरविंदर सिंह पर रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया और कहा कि उन्होंने के नाजीब जजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन इवन अंडर यूएपीए। ये जजमेंट पर्सनल लिबर्टी, जुडिशियल डिसिप्लिन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पर्सपेक्टिव से काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। धन्यवाद। ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में देश भर के राज्य नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों, सेवादारों और मंदिर कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पहले वकील और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि बाद में बेंच ने उपाध्याय के अनुरोध पर याचिका वापस लेने और संबंधित अधिकारियों के पास जाने की अनुमति दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी अनिच्छा साफ जाहिर की और टिप्पणी की, मंदिरों के पुजारी के चक्कर में मत पड़िए। आपको पता है पुजारी कितना पैसा कमाते हैं, हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। उपाध्याय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें मंदिर कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि कई मंदिर राज्य के नियंत्रण में हैं, जबकि मस्जिदों या चर्चों पर ऐसे नियम लागू नहीं होते। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि न्यूनतम वेतन ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके, यह राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। एक भी मस्जिद या चर्च राज्य के नियंत्रण में नहीं है, उन्होंने कहा। हालांकि बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुझे इसे वापस लेने और अधिकारियों के पास जाने की अनुमति दे, उपाध्याय ने अंत में कहा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता याचिका में केंद्र सरकार और राज्यों को पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आयोग बनाने और उन्हें वेतन संहिता 2019 के तहत कर्मचारी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि जब राज्य मंदिरों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण ले लेता है तो नियोक्ता कर्मचारी संबंध बन जाता है, जिससे श्रम कल्याण कानूनों के तहत दायित्व पैदा होते हैं। याचिका में संवैधानिक चिंताएं भी उठाई गई। हजारों मंदिरों पर प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक नियंत्रण के बावजूद पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक सेवा शर्तों के लगातार वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला खनिज निधि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि टुटेजा अप्रैल 2024 से हिरासत में है और इस मामले में ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। गौरतलब है कि पूर्व आईएएस अधिकारी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे अन्य मामलों के कारण 21 मार्च 2024 से ही हिरासत में थे। राज्य ने जमानत का जोरदार विरोध किया। राज्य का कहना था कि टुटेजा राज्य के सभी घोटालों जैसे शराब घोटाला, नान घोटाला, डीएमएफ घोटाला आदि के मुख्य साजिश करता है। साथ ही उन पर गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का इतिहास रहा है। राज्य ने 2019 के कुछ व्हाट्सएप मैसेज का हवाला दिया। आरोप था कि टुटेजा ने राज्य के पूर्व कानून अधिकारी को मैसेज भेजकर खुद को और सह आरोपी के लिए नान घोटाले में जमानत हासिल करने की कोशिश की। टुटेजा के वकीलों ने कहा कि इन सभी आरोपों पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामले में उन्हें जमानत दी है। राज्य की आशंकाओं को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई। टुटेजा छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और रिहाई के 1 हफ्ते के भीतर अपने पते की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो और संबंधित थाने को देंगे। राज्य ने अपराध की गंभीरता दिखाने के लिए 2019 के व्हाट्सएप मैसेज का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और 85 गवाहों से पूछताछ होनी है। ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। ये सच है कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप है, लेकिन यह ट्रायल का विषय होगा। हम गुण-दोष पर कुछ कहे बिना याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि टुटेजा राज्य में प्रभावशाली पद पर रहे हैं और गवाहों को प्रभावित करने की
गंभीर आशंका है, इसलिए वे छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे। हर तारीख पर अदालत में पेश होंगे और गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। अभियोजन के अनुसार टुटेजा 2019 से 2022 के बीच आईएएस अधिकारी के रूप में उद्योग विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। उन पर राइस मिलिंग घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कोल घोटाला, शराब घोटाला सहित कई वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। डीएमएफ घोटाले में उन्होंने प्रभावशाली व्यक्ति और समन्वयक की भूमिका निभाई और डीएमएफ फंड के कामों के आवंटन में हेरफेर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को जमानत देते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी मेमो और जब्ती सूची पर एफआईआर दर्ज होने से पहले एफआईआर नंबर लिखा हो तो पूरी कार्रवाई संदिग्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया अवैध मानी जा सकती है। जस्टिस आशीष नैथानी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21 और 60 के तहत दर्ज मामले में आरोपी को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक पुलिस टीम नियमित जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार आरोपी को रोककर तलाशी ली थी। पुलिस का दावा है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 की जानकारी देने के बाद आरोपी के बैग से 1042 किलोग्राम स्मैक बरामद हुई। एफआईआर में यह भी दर्ज है कि आरोपी जिस मोटरसाइकिल को चला रहा था वह किसी अन्य व्यक्ति की थी। आरोपी वाहन के दस्तावेज और वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा सका। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। आरोपी का पक्ष आरोपी ने कोर्ट में दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। कथित बरामदगी मौके से नहीं बल्कि उसके गोदाम से दिखाई गई। आरोपी के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो और जब्ती सूची पर पहले से ही एफआईआर नंबर दर्ज था, जबकि उस समय तक एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि किसी भी अपराध संख्या का अस्तित्व एफआईआर दर्ज होने के बाद ही होता है। दस्तावेजों पर पहले से एफआईआर नंबर होना दिखाता है कि रिकॉर्ड बाद में तैयार कर उसे पूर्व समय का बताया गया। राज्य सरकार का तर्क, राज्य ने जमानत का विरोध किया। सरकार ने कहा कि कोई रिकॉर्ड फर्जी नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पैन से एफआईआर नंबर जोड़ा गया था। साथ ही आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। हाईकोर्ट की टिप्पणी रिकॉर्ड देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो और जब्ती सूची जिन्हें एफआईआर से पहले तैयार बताया गया, उन पर एफआईआर नंबर का होना पूरी प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से संदिग्ध बनाता है। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि या तो एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी थी लेकिन बाद में दर्ज दिखाया गया, या फिर दस्तावेज एफआईआर के बाद तैयार कर उन्हें पूर्व समय का दर्शाया गया। दोनों ही परिस्थितियों में एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित होती है। हाईकोर्ट ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होती है। मामले के समग्र तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी को निजी मुचलका और जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि पुलिस मेमो और एफआईआर में क्या फर्क होता है। क्या सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से ही अरेस्ट वैलिड हो जाता है या फिर अरेस्ट प्रोसेस का हर स्टेप लीगली ट्रांसपेरेंट होना भी जरूरी है? सबसे पहले अरेस्ट मेमो बनता है जो अरेस्ट के टाइम प्रिपेयर किया जाता है। इसमें अरेस्ट का एग्जैक्ट टाइम, डेट, प्लेस और ग्राउंड्स मेंशन होता है ताकि अरेस्ट प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट और लॉफुल रहे। उसके बाद एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर होती है जो पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली इंफॉर्मेशन मिलने पर प्रिपेयर करती है। इससे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली स्टार्ट होता। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक एनडीपीएस केस में अरेस्ट प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। इस केस में अक्यूज को एनडीपीएस एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने नोटिस किया कि अरेस्ट मेमो और इन्वेंटरी रिपोर्ट जो एलिजिडली एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले प्रिपेयर हुए थे, उनमें पहले से एफआईआर नंबर मेंशन था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब एफआईआर ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऐसे डिस्क्रिपेंसी इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस पर सीरियस डाउट क्रिएट करती है और अरेस्ट को प्राइमा फेसी इल्लीगल बना सकती है। कोर्ट का मैसेज क्लियर था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसीजर सिर्फ टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और ड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना इंडिविजुअल लिबर्टी अफेक्ट होती है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट।
नासिक की सत्र अदालत ने 15 मई को टीसीएस नासिक बीपीओ में यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के मामले में 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीवी कथारे ने रजा रफीक मेमन, आसिफ आफ्ताब अंसारी, शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, शफी भीकर शेख और तौसीफ बिलाल अख्तर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का प्रभावशाली होना गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ का कारण बन सकता है। कोर्ट ने पीड़िता की कमजोर स्थिति पर जोर दिया। जज कथारे ने कहा, जांच शुरुआती चरण में है। आरोपियों के प्रभावशाली होने से जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की पूरी संभावना है। कोर्ट ने माना कि आरोपी संगठन में वरिष्ठ पदों पर थे और पीड़िता ट्रेनी कर्मचारी थी। अभियोजन के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता पर अश्लील टिप्पणियां की, उसकी इच्छा के खिलाफ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कोर्ट ने कहा, सभी आरोपियों की पीड़िता की कमजोरी स्थिति पता चली थी और उन्होंने उसे निशाना बनाया। पीड़िता नई कर्मचारी थी और इसे शिकायत करने पर नौकरी जाने के डर से अत्याचार सहती रही। यह मामला 4 साल की अवधि में टीसीएस की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के प्रयासों से जुड़ा है। कुल 8 आरोपी, 6 पुरुष और 2 महिलाएं, जिनमें पुणे की एक कार्यकारी भी शामिल है, गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने दलील दी कि शिकायत देरी से दर्ज हुई, इसलिए सोच समझ कर की गई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता साधारण पृष्ठभूमि से थी और परिवार की मदद के लिए काम करती थी, इसलिए शिकायत में देरी जायज है। इन 5 आरोपियों के खिलाफ नासिक के विभिन्न थानों में इसी तरह की कार्यवाही एफआईआर दर्ज की गई है। मामला एक स्टिंग ऑपरेशन से सामने आया, जिसमें पुलिस अधिकारी टीसीएस में हाउस कीपिंग स्टाफ बनकर जांच कर रहे थे। 9 एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और धर्म का अपमान शामिल है। 2 आरोपी दानिश शेख और निदा खान की जमानत अर्जी लंबित है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस साधना जाधव की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई। समिति ने 8 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में टीसीएस नासिक में बेहद परेशान करने वाला और जहरीला कार्यस्थल माहौल बताया गया। एनसीडब्ल्यू ने पाया कि अतिरिक्त समिति कर्मचारियों के लिए कोई सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है। पूरे की कार्यकारी अश्विनी चैनानी को भी जमानत नहीं मिली, क्योंकि आईसीसी का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने शिकायतकर्ता की मदद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल चुनाव की मतगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोपों के बीच ये आदेश आया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं का बेंच दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष बेंच को ट्रांसफर कर दिया। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने एडवोकेट शोभा गुप्ता ने मामला उठाया। उन्होंने चिंता जताई कि छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपर भी गिने जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले तक बैलेट पेपरों की गिनती पर रोक लगा दी। साथ ही हाईकोर्ट को मामले की रोजाना सुनवाई का निर्देश दिया। दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव इस साल फरवरी में हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस तलवंत सिंह चुनाव अधिकारी थे। चुनाव विवादों से घिरे रहे। 22 फरवरी को एमसीसी और चुनाव नियम 2023 के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के लिए 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित 67 उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया गया। 79 वकीलों को निलंबित नोटिस मिले थे। हालांकि 23 फरवरी को 63 नोटिस स्पष्टीकरण के बाद रद्द कर दिए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनावों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए 2 अलग-अलग चुनाव न्यायाधिकरण गठित किए हैं। इन न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली करेंगे। यह कदम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन चुनाव में बढ़ती अनियमितताओं, आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी कदाचार की शिकायतों के बाद उठाया गया है। हाल ही में दिल्ली बार काउंसिल चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़, उम्मीदवारों के निलंबन और चुनाव अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में चुनाव विवादों का समय पर और निष्पक्ष निपटारा नहीं हो पा रहा है। इससे बार निकाय की साख और चुनाव प्रक्रिया की स्वच्छता प्रभावित हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को पिता के अंतिम संस्कार के लिए अंतरिम जमानत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को 2 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह जमानत उनके पिता के दफन और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी है। राशिद फिलहाल टेरर फंडिंग के आरोपी में जेल में है। उनके पिता का आज तड़के दिल्ली एम्स में निधन हो गया। इसके बाद
सांसद ने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की। अंतरिम जमानत अर्जी जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच के सामने रखी गई। कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान राशिद के साथ हमेशा सादे कपड़ों में कम से कम 2 पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। राशिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत टेरर फंडिंग मामले में आरोपी के तौर पर फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। मार्च 2022 में एक विशेष एनआईए कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और टेरर फंडिंग के आरोप तय किए थे। उन्होंने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने राशिद को श्रीनगर में अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि तबीयत बिगड़ने पर उनके पिता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स लाया गया। इसलिए 5 मई को हाईकोर्ट ने राशिद की जमानत शर्तों में बदलाव कर उन्हें दिल्ली में पिता से मिलने की अनुमति दी। 17 और 18 मई की दरमियान रात उनके पिता की हालत और बिगड़ गई, जिससे आज उनका निधन हो गया। कोर्ट ने अब राशिद को पिता के अंतिम संस्कार और अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए 2 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.